आंचल आनंद। दिल्ली में शनिवार की सुबह 9 लोगों की दर्दनाक मौत लेकर आई। न आंधी आई थी, न भूकंप आया था और न ही मूसलाधार बारिश हुई थी। फिर भी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में एक 4 मंजिला इमारत भर-भराकर ध्वस्त हो गई। इस हादसे की वजह वही पुरानी थी। इमारत नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई थी, बहुत पुरानी हो चुकी थी, उसकी हालत जर्जर थी और पास में ही दूसरी बिल्डिंग में काम चल रहा था, जिसकी हलचल वो बिल्डिंग बर्दाश्त नहीं कर पाई। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन ये सवाल बीच बहस में कायम है कि आखिर दिल्ली में मौत की इमारतें कब तक हादसों को इंतजार करती रहेंगी। बरसात आ रही है, ऐसे में उन लोगों का क्या होगा जो मौत की इन इमारतों में रहते हैं। देखते धमाका हुआ और धुआं उठा बहुत जोर से। फिर हम करीब में गए ना, वहाँ लाशें पड़ी हुई। शनिवार की सुबह दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में मौत का कोहराम शुरू हो गया। इंद्रलोक के तुलसी नगर इलाके की ये 3 मंजिला इमारत सुबह करीब 8:55 पर अचानक भर-भराकर गिर गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक इस इमारत में रहने वाले 4 परिवार मलबे में दफन हो चुके थे। ये 9:15 बजे 2-3 जने खड़े हुए हम बातें कर रहे थे। इतने देखते धमाका हुआ और धुआं उठा बहुत जोर से। फिर हम करीब में गए ना, वहाँ लाशें पड़ी हुई थी। हम लोग यहाँ पे खड़े थे, हमने देखा था वहाँ का मंजर। एक बंदा बहुत तेजी से भागा था, ये नहीं पता वो बिल्डिंग में से भागा या वैसे ही भागा था। बहुत तेजी से भागा था और एकदम जब हम वहाँ पे पहुंचे सब लोग, तो वहाँ पे मतलब 3 बार लाशें तो ऊपर ही पड़ी थी। ये प्रधान जी हम सब जने थे वहाँ पे। फिर इन्होंने जल्दी जल्दी 100 नंबर पर कॉल करा, सब लोगों ने चीखा चिल्लाया, उनको उठाया। आसपास के लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बचाने की पुरजोर कोशिश की। फायर ब्रिगेड की मदद से 9 लोगों को मलबे से बाहर निकाल भी लिया गया, लेकिन मौत तब तक अपना रौद्र रूप दिखा चुकी थी। ये 3 मंजिला मंजिल लगभग 20-25 साल पुरानी बताई जा रही है। इसके बिल्कुल पीछे एक व्यक्ति ने अपना मकान खोदकर और उसमें वो पिलर वगैरह उठा रहा था, उसके कारण से बिल्डिंग जो है ये नीचे गिर गई। लोगों का कहना है कि यह हादसा सिर्फ एमसीडी की लापरवाही के चलते हुआ। लोगों ने स्वार्थ के खातिर बेतरतीब ढंग से इमारतें बनाई और एमसीडी के कर्मचारी आंखें मूंदे बैठे रहे। इस इमारत के बगल में एक बिल्डिंग, ये हादसा सिर्फ एमसीडी की लापरवाही के चलते हुआ। लोगों ने स्वार्थ के खातिर बेतरतीब ढंग से इमारतें बनाई और एमसीडी के कर्मचारी आंखें मूंदे बैठे रहे। इस इमारत के बगल में एक बिल्डिंग बन रही है। निर्माण कार्य के चलते जमीन पर हो रही हलचल ये इमारत बर्दाश्त नहीं कर पाई और ध्वस्त हो गई। एकदम से कैसे, किस तरीके से, क्या पहले ये मकान बन रहा था, किस तरीके से? ये मकान तो 5 मंजिल खड़ा हुआ था। इसके ऊपर सपोर्ट थी, वो बन रहा था नया। सपोर्ट हट गया, ये मकान गिर पड़ा। सुना है प्लम्बर कुछ काम कर रहा था इसमें। दिल्ली में किसी इमारत के ध्वस्त होने का ये पहला मामला नहीं है। पूर्वी दिल्ली, पुरानी दिल्ली, सदर बाजार और उत्तरी दिल्ली समेत कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मौत की ऐसी इमारतें नहीं हों। दिल्ली के नगर निगमों में बैठे जिम्मेदार लोग हर हादसे के बाद बनने वालों के आंकड़े गिनते हैं, अवैध और जर्जर इमारतों के खिलाफ कार्रवाई के दावे करते हैं और फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। दिल्ली में मौत की इमारतों के ध्वस्त होने का सबसे भयानक मामला 15 नवंबर 2010 को सामने आया था, जब लक्ष्मीनगर के ललिता पार्क में बिल्डिंग ध्वस्त होने से 70 लोगों की मौत हो गई थी। 31 मार्च 2011 को रोहिणी में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, जिसमें 2 साल की बच्ची की मौत हुई। फिर 17 मई 2011 को पश्चिमी दिल्ली में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, जिसमें दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। एक हफ्ते बाद ही 25 मई 2011 को पंजाबी बाग में निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। 27 सितंबर 2011 को जामा मस्जिद के पास चांदनी महल में 3 मंजिला इमारत गिरी, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई। 4 जनवरी 2012 को दिल्ली के मुंडका में घर गिरा, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई। 30 अगस्त 2012 को पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। 6 जुलाई 2013 को जाफराबाद में 4 मंजिला इमारत गिरी, जिसमें एक आदमी ने दम तोड़ दिया। इस साल 17 फरवरी 2014 को सदर बाजार में इमारत गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और 1 जून को भी सदर बाजार में निर्माणाधीन इमारत गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और अब इंद्रलोक इलाके में यह नया हादसा दिल्ली के लोगों और प्रशासन के लिए चेतावनी बनकर आया है।
जानकार मानते हैं कि दिल्ली में ऐसे हजारों मकान हैं जिन्हें मानकों के खिलाफ बनाया गया है। इनमें से कई मकानों की बुनियाद दरक चुकी है, जो आसपास होने वाली मामूली सी हलचल में भी ध्वस्त हो सकती है। ऐसे में बड़ा खतरा ये भी है कि मानसून सक्रिय होने वाला है और अगर दिल्ली में तेज बारिश हुई तो न जाने कितनी इमारतें उसमें रहने वालों के लिए कब्र में बदल जाएंगी। यही सोचकर लोगों की रूह कांपने लगी है। दिल्ली से शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हर कुछ दिनों बाद इस किस्म का हादसा होता है, कुछ लोगों की मौत होती है, कुछ एमसीडी के इंजीनियर सस्पेंड हो जाते हैं और उसके बाद जस की तस स्थिति बनी रहती है। लेकिन ऐसा कब तक होगा? और अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सेफ है अपनी बिल्डिंग में, तो थोड़ी देर रुक जाइए, हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए विजेंद्र गुप्ता जी जुड़ेंगे, अभी तक जुड़े नहीं है हमारे साथ। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और साथ ही में डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण मित्रू जी हैं। सबसे पहले एक आंकड़ा आपको बता देते हैं। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में सर्वे किया था, जिसमें कहा था 70% बिल्डिंग्स यहां पर स्ट्रक्चरली अनसेफ है। बाकी दिल्ली का क्या हाल है हम आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि एमसीडी ने कभी भी एक मुश्त प्रॉपर सर्वे कराने की जरूरत ही नहीं समझी है। कृष्ण मित्रू जी, ये बताइए, पूरी दिल्ली में अनुमान ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि एमसीडी सरकार तो अपना काम करती नहीं है, सर्वे कराएगी तब पता चलेगा कि कितनी बिल्डिंग्स अनसेफ हैं। जब पता चलेगा बिल्डिंग्स अनसेफ है तो ही कोई कार्रवाई होगी। तो कितनी बिल्डिंग्स आपके अनुमान के हिसाब से अनसेफ है पूरी दिल्ली? जहां तक के सर्वे कराने का सवाल है अनसेफ बिल्डिंग्स का, मैं तो एक बात पूछना चाहूंगा कि किसी घर में अगर 4 ईंटें आ जाए बाहर से तो एमसीडी वाले फट आ जाते हैं चेक करने के आपके घर क्या हो रहा है। वो कैसे होता है? जब उनको एक एक ईंट या एक एक बिट ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल जब किसी घर में आता है जी, तो लोकल अथॉरिटीज एकदम चेक करने के लिए आ जाती हैं। उनको ये कैसे नहीं पता होता कि कोई बिल्डिंग अनसेफ है, गिरने वाली है, अनऑथराइज्ड। अब अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की जहां पे बात है, बेसिकली हम अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की बात कर रहे हैं। ये जो अनसेफ बिल्डिंग्स है लार्जली ये बहुत हद तक ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी में है। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बनी कैसे है? इट इज अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट। सरकार, म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, कैसे इसको नजरअंदाज करती रही है और कैसे इतनी अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट हुई है, अनप्लान डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। आलोक जी, एक बात बताइए। चलिए, ये तो मैं मानती हूँ विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ बाद में चर्चा में जुड़ेंगे और एमसीडी के ऊपर, क्योंकि सत्ता इस वक्त बीजेपी की है तो वही जवाबदेही उनकी रहेगी। लेकिन आलोक जी, जब ललिता पार्क का इंसिडेंट हुआ था 15 नवंबर 2010 को, तो उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। तुरंत एक इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया गया। अब जस्टिस लोकेश्वर प्रसाद ने उस वक्त बहुत मोटी वॉल्यूम की मोटी अपनी वॉल्यूम की रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट दी, उसमें ये कहा गया कि भाई ये तो सब पुलिस और एमसीडी के कर्मचारियों की मिली भगत होती है। और जिस तरह कृष्ण मित्रू जी कह रहे थे कि एक ईंट रखी जाती है तो रिश्वत मांगने एमसीडी के कर्मचारी पहुंच जाते हैं। फिर इतनी बड़ी बड़ी अनसेफ बिल्डिंग्स रहती हैं, उस पर कोई क्यों कार्रवाई नहीं होती? उस पर सरकार ने अब तक क्या किया? देखिए आंचल जी, जहां तक बात अनसेफ बिल्डिंग्स का है, सर्वे का है, ये सारा तमाम जो काम होता है ये कॉरपोरेशन के अंडर है, किसी अन्य विभाग के अंडर नहीं है। कॉरपोरेशन का काम होता है कि सर्वे कराएं कौन सी इमारतें ऐसी हैं जो जर्जर हो गई हैं, पुरानी हैं, किसको कहां से वैकेट कराना है। ललिता पार्क वाला जो इंसिडेंस था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ही एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया और लगभग 15,000। सबसे आसान काम है। आप उसके बाद उससे सबक क्या सीखा? किसी आपके मंत्री ने क्या वो जो मोटी वॉल्यूम्स दी गई थी जस्टिस लोकेश्वर प्रसाद द्वारा, वो पढ़ी, उससे कुछ सबक सीखा, कदम उठाए? जी, उसके अंदर जो रिपोर्ट थी वो सबने पढ़ी और वो पब्लिश भी हुई, उसका एक समरी भी आया। लेकिन कॉरपोरेशन जो 8 वर्षों से भाजपा के अधीन है, कॉरपोरेशन के हमारे भाजपा के साथियों ने उससे एक भी सबक नहीं लिया। आज जिस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन दिल्ली के हर कोने में चल रही है, उसके लिए पूरी तरह से कॉरपोरेशन जिम्मेदार है। लेकिन इतनी तमाम घटनाएं होती हैं, एक जेई को सस्पेंड कर दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और यहां तक के जो भाजपा के
एवं अन्य पार्टियों के भी जो लोकल कॉर्पोरेटर्स होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। भाजपा का जो मेयर है, तीनों जगह बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से किसी तरह का कोई एक्शन नहीं आया है। 5 साल पहले भाजपा की कॉर्पोरेशन ने ही एक लिस्ट तैयार की थी जिसके अंदर कहा गया था ये तमाम बिल्डिंग्स डेंजरस हैं, लेकिन आज तक उन बिल्डिंग्स को भाजपा की कॉर्पोरेशन ने वैकेट नहीं कराया है। 71 लोगों की मौत के बाद भी वहां के 10-20 दिन तक तो वहां के आसपास के मकानों को खाली कराया गया ललिता पार्क के, लेकिन जहां पर वो घटना घटी थी वहां के अड़ोस पड़ोस में तमाम बिल्डिंग्स वापस भर गई। वहां पर कॉर्पोरेशन का जो जेई होता है और लोकल जो मेट होता है उससे मिलकर लोग वापस उन्हीं घरों में वापस आने रहने के लिए आ गए हैं। भाजपा के जो भी कॉर्पोरेटर्स हैं, जो उनका प्रशासन है, कॉर्पोरेटर्स एमसीडी जिम्मेदार है, नेता भी जिम्मेदार है या नहीं है? कहीं ना कहीं नेताओं के ऊपर भी शक की सुई घूमती है, लेकिन नेता कांग्रेस के भी जिम्मेदार है या नहीं है, ये भी बताइए। देखिए, अगर कहीं पर कांग्रेस, क्योंकि इसकी राजनीति चुनाव से जुड़ी है, वोट बैंक से जुड़ी है कि आप किसी भी डिमोलिशन करने जाएंगे अगर, तो जाहिर तौर पर वहां से वोट नहीं मिलेंगे। अनऑथराइज बिल्डिंग में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जाहिर तौर पर जब होगा हादसा तो देखी जाएगी। चलता है एटीट्यूड तो हमारे यहाँ हर जगह है ना जी। देखिए, जहां तक बात नेताओं की है, अगर कॉर्पोरेशन जिसमें भाजपा शासित शासन है, अगर वो बिल्डिंग के बायलॉज बनाते हैं तो नीचे का लीडर कॉर्पोरेटर किसी भी दल का हो वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर ऊपर से कमांड ठीक रहेगी कि डेंजरस बिल्डिंग्स का सर्वे हो और उनको गिराया जाए या उनको वैकेट कराया जाए, तो मैं समझता हूं कोई नीचे का कॉर्पोरेटर इसमें दखल नहीं दे मिनिस्ट्री ऑफ पाएगा। अर्बन डेवलपमेंट नाम की भी एक चीज होती है जो केंद्र सरकार के तहत भी है, उसके बाद दिल्ली सरकार में भी आप थे, इनका कुछ रोल नहीं होता है, मतलब आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए, जहां तक नक्शे की बात है, जहां तक डेंजरस बिल्डिंग की बात है, जहां तक कौन सी कॉलोनी में क्या होगा, वो पूरी तरह से एमसीडी के अधीन है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट है 73 मास्टर प्लान कौन बनाता है सर? मास्टर प्लान जो बनाता है, मास्टर प्लान में बिल्डिंग प्लान नहीं बनता है। मास्टर प्लान में बिल्डिंग प्लान तो बिल्डिंग बनाएगा जो हो बनाएगा। स्ट्रक्चरल मास्टर प्लान मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट बनाती है या नहीं बनाती है? स्ट्रक्चरल प्लान जो होता है वो एमसीडी को बनाना होता है, एमसीडी को पास करना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का उसमें कोई रोल नहीं होता है। दुर्भाग्य है भाजपा के शासनकाल कुल मिला के वैसे अभी तक ये बहुत ही अपने आप में सवाल खड़े करता है कि बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता जी को जुड़ना था, जो अभी तक जुड़े नहीं है, क्योंकि ये सारे सवाल उनसे भी बनते हैं और उनसे ही पूछे जाने चाहिए। तो हम इंतजार कर रहे हैं उनका कि कब वो आएंगे। बहरहाल मैं आपके पास आती हूँ मित्रू जी, लेकिन वहां पर जमीन पर क्या हालात है इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, पहले वो देख लेते फिर आपके पास आती हूँ। एक हादसा हो चुका है और दूसरे हादसे का इंतजार हो रहा है। जी हाँ, ये वही गली है, उसके ठीक बगल का ये मकान है, वो गली के ठीक पीछे ये मकान है। ये मकान भी काफी पुरानी और जर्जर हालत में आपको नजर आ रहा होगा। तमाम ऐसे मकान इन्हीं इलाकों में हैं जो कि काफी बुरी हालत में हैं, और कुछ मकान जो कि बन रहे हैं वो नीचे पुराने हैं, लेकिन उसके ऊपर जो कुछ भी उस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो नया है, और जो नीचे की बिल्डिंग है वो काफी जर्जर हालत में है। और यही कारण है कि इस तरह के हादसे होते हैं, तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं। एक इमारत इस कोने पे है जो ऑलरेडी जो है ना तिरछी हो चुकी, नीचे पिलर लगाए खड़े कर दिए, जान है नहीं उसमें बीच में। और एक इमारत इसमें 11 नंबर के लिए कोने पे है जो इतनी सीधी हो चुकी। इंदर लोक इलाके की तुलसी नगर की और तमाम बिल्डिंग में आपको दिखाना चाहूंगा। ये 4 मंजिला इमारत आपको नजर आ रही होगी, काफी मेंटेन है, लेकिन इसका जो प्रेशर है उसके ठीक बगल वाली इमारतों पर काफी जोरदार इसका असर पड़ रहा है। यही वजह है कि जो बगल की जो छोटी सी मार्केट आपको नजर आ रही है उसमें क्रैक्स आपको नजर आ रहे होंगे, दीवार जो है फट गई है। आइए जानते हैं जो दुकानदार हैं उनका क्या कहना है इस पे। आप बताइए, यहाँ पे आपकी शॉप है, ये काफी हालत तो काफी खराब है, बगल वाली बिल्डिंग का काफी इस पे प्रेशर पड़ता है, कभी भी गिर सकती है। मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, पर हाँ थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है। हमने लेंटर वेंटर लगा के थोड़ा अपने आप को सेफ करा है, लेकिन बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी स्थिति जो है वो बेहद खराब है। गाटर के सहारे ये पूरी बिल्डिंग जो है वो तनी हुई है, और इसके बगल की जो बिल्डिंग है वो भी काफी बड़ी है, और यही वजह है कि उसका प्रेशर इस दुकान पे, इस पूरी मार्केट पे काफी पड़ रहा है। यानी खासतौर पे ये एक मेन रोड है, ये मेन मार्केट है, और ये प्रेशर अगर यहाँ पर किसी तरह का हादसा होता है तो बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा। यहाँ के लोग शिकायत भी किए हैं, लोग आते हैं, लेकिन तमाम काम जो है वो पेपर वर्क तक ही सीमित रह जाता है। ग्राउंड लेवल पर अभी भी कोई काम नहीं हो रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ मलकागंज में। यहाँ पे जो बिल्डिंग है
उसकी दशा, उसकी कहानी खुद बयां करती दिखाई दे रही है। बिल्डिंग में आप देख सकते हैं जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। यहाँ पे जो सीमेंट होता है जो वो लगातार टूट रहा है। ऊपर अगर हम छत की बात करें तो वहाँ पे दरारें पड़ चुकी हैं। कई ऐसी दीवारें हैं जहाँ पे दरारें पड़ी हैं। सिर्फ मलकागंज की यही बिल्डिंग नहीं, ऐसी कई बिल्डिंग हैं यहाँ पे मौजूद जिनकी हालत जर्जर हालत है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक मानी जा रही है। लोगों ने अपनी बिल्डिंग्स बना ली हैं, अपने घर बना लिए हैं, पर सुरक्षा के लिहाज से अगर देखे जाए तो एक भारी चूक हुई है। भारी जोखिम में लोगों को रहना पड़ रहा है। अगर कोई हादसा होता है तो कई परिवार होंगे इन घरों में रहने वाले जो इसमें किसी भी घटना का शिकार बन सकते हैं। तो इसके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करनी जरूरी मानी जा रही है। एक तरफ इंद्रलोक में भयानक हादसा होता है जिसमें कई लोगों की जान जाती है और उसके बावजूद पूरी दिल्ली में अवैध निर्माण का काम जारी रहता है, जिससे हर दिन हर पल हजारों लोगों की जान खतरे में रहती है। कैसे होता है आपको एक एक चीज दिखाते हैं हम। इस वक्त हम दिल्ली के पॉश इलाके जंगपुरा भोगल में हैं। यहाँ पर देखिए वैसी एक बिल्डिंग बन रही है। हमने पता किया एमसीडी ऑफिस से, पूरी तरह से अवैध बिल्डिंग। आपको बताएं जो कई चीजों को, कई नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करती हुई बिल्डिंग। इस वक्त हम आपको लाजपत नगर जोन का एक इलाका दिखा रहे हैं, हरिनगर आश्रम के पास का। सामने बनी बिल्डिंग देखिए। सामने जो बिल्डिंग है बहुत ही बुरी हालत में है, बहुत ही जर्जर हालत में, और उसकी हालत सिर्फ उसकी दीवारें ही बयान कर सकती है। उसकी दीवारों को ध्यान से देखिए, जिस तरीके से ऊपर का प्लास्टर गिर रहा है, कभी भी ये बिल्डिंग नीचे गिर सकती है। हालत बहुत खराब है इस बिल्डिंग की। उसके बावजूद इस बिल्डिंग के ऊपर रेनोवेशन का काम चल रहा है। यकीनन जो बहुमंजिला इमारत है, 3 मंजिला इमारत साफ दिख रही है, उसके ऊपर 1 मंजिल और बनाने की कोशिश की जा रही है। हालत बहुत खराब है। और जिस तरह से जो इंद्रलोक में जो कांड हुआ है, ठीक वैसे ही उसके बगल में एक दूसरी बिल्डिंग बनी है जो पूरी तरह से अवैध है। हमने जब एमसीडी से पता किया तो मालूम हुआ कि रेलवे की जमीन को अवैध कब्जा करके इन्होंने बनाया है और किसी भी तरीके से नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया है। वैसे इसी वक्त कुछ देर पहले एक और रिपोर्ट मेरे हाथ में आई जिसमें प्री मानसून सर्वे हुआ, क्योंकि मानसून सर पर है। एनडीएमसी ने कहा कि 140 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि अनसेफ हैं। अब कृष्ण मित्रू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर ये बताइए कि ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, या फिर कि किसी और ग्रह, किसी और प्लैनेट पे रहते हैं? क्योंकि दिल्ली के अंदर अनुमान कहते हैं कि 3 लाख बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो स्ट्रक्चरली अनसेफ हैं, और इन लोगों को जानकारी ही नहीं है। ये कुछ सैकड़ों में आंकड़े देते हैं और उसके बाद जो आंकड़े आते भी हैं, ललिता पार्क की भी बात की जाए बिल्डिंग की, वो अनसेफ बिल्डिंग की श्रेणी में थी ही नहीं। तो ऐसे में आखिरकार कहां सुध ली जाएगी और कौन इस पर एक्शन लेगा? क्योंकि नेताओं की जमात तो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोपती रहती है, टोपी पहनाती रहती है। जी मैं इसका जवाब देने से पहले आलोक जी से एक बात पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि पिछले 8 साल में एमसीडी में बीजेपी राज कर। मैं इसका जवाब देने से पहले आलोक जी से एक बात पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि पिछले 8 साल में एमसीडी में बीजेपी राज कर रही है। आपका क्या मतलब है कि 8 साल से पहले कोई बिल्डिंग अनसेफ नहीं थी, कोई बिल्डिंग गिरी नहीं थी, कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं थी, सारी प्लान डेवलपमेंट थी? ये चलिए इनकी जवाबदेही लेंगे। माफ कीजिएगा कृष्ण मित्रू जी, आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि विजेंद्र जी का बहुत देर से इंतजार हो रहा था। विजेंद्र जी, एक रनिंग रेट माना जाता है एमसीडी के इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स का। एक ईंट आप कहीं पर रखते हैं, उनको भनक लग जाती है, आ जाते हैं जेब गर्म करने के लिए। लेकिन ये हादसे कब तक होते रहेंगे? एमसीडी में ये सही बात है कि आप ही सत्ता में हैं, ऐसे में एमसीडी अगर कुछ करती नहीं है, आपके मेयर साहब कुछ करते नहीं है, तो ये जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं आपको लेनी होगी ना। देखिए, अगर हम समस्या का राजनीतिकरण करेंगे तो शायद लोगों के साथ अन्याय करेंगे। ये जो कुछ आप कह रही हैं वो कोई ऐसा विषय नहीं है जो आज अचानक प्रारंभ हो गया है। भ्रष्टाचार का जो मामला है कि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं एक मिनट में आपको बात करूं। सुबह 9 लोगों की जान चली गई है। आपने थोड़ा कम समय मिलेगा, मुझे कम समय मिलेगा, तो मुझे अपनी बात अगर आप कहने देंगे तो अच्छा होगा। अभी आज जो ये बिल्डिंग गिरी है, जिसको आप बिल्डिंग कह रहे हैं, इसकी ये कुल 18 गज में बना हुआ मकान था, जिसमें पिलर ढंग से नहीं है,
जिसकी फाउंडेशन नहीं है। तो विजेंद्र गुप्ता जी, एमसीडी क्या कर रही थी अगर इस बिल्डिंग के अंदर इतनी कमियां थी तो? एक मिनट नहीं, आपको यहाँ पर हम कविता पाठ सुनने के लिए थोड़ी ना आए कि आप कहानियां सुनाएं। आप बताइए, पिछले 3 साल 8 साल के अंदर लगभग 30 घटनाएं हो चुकी हैं। स्थिति को आप समझने नहीं देना चाहते। आपने क्या कभी अपने मेयर के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया? यही हालात बने रहेंगे। विजेंद्र गुप्ता जी, आज आपके मेयर ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? लोगों की मौत पर राजनीतिक रोटियां सेकने की विजेंद्र गुप्ता जी, राजनीतिक रोटियां आप अगर आप दोनों अगर 9 लोग मरते हैं तो क्या मेयर की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इस्तीफा दे? आप इस समस्या से, और आज अगर यहाँ पर आंचल अगर सही मायनों में चर्चा हो तो शायद इसका समाधान। अच्छा विजेंद्र जी, एक बात बताइए, आखिरी बार अगर आपकी जानकारी में हो, नहीं आपको अगर चर्चा करनी है, और चलिए हम इसका पोस्टमार्टम नहीं करते हैं इस घटना का, हम आगे बेहतरी की तरफ चलते हैं। मुझे ये बताइए विजेंद्र जी, आखिरी बार एमसीडी ने सर्वे कब किया था कि दिल्ली में कितनी अनसेफ बिल्डिंग्स हैं? 90, आपकी जानकारी के लिए 70% दिल्ली अनप्लान डेवलप हुई है, और वो एक दिन में नहीं हुई, उस 65 साल का इतिहास है। अनप्लान डेवलप हुई है, लेकिन 8 वर्षों में क्या आपने एक बार भी कोई ऐसी लिस्ट जारी की गुप्ता जी कि ये खतरनाक बिल्डिंग्स हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आपने 8 साल में एक भी किसी मकान को या बिल्डिंग को खाली करना है? पूरी समस्या पर की जाए, और अगर इस तरह से राजनीतिकरण करना है, अच्छा राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं जी। क्या 8 वर्षों में एक भी बिल्डिंग को आपने खाली करवाया है? आखिर दिल्ली की समस्या क्या है? समस्या समझ में आ गई सर, अनप्लान डेवलपमेंट हुई है, ये सबको समझ में आता है। मैंने आपसे बहुत संक्षेप में सवाल पूछा कि आखिरी बार एमसीडी ने अनसेफ बिल्डिंग्स को लेकर कब सर्वे कराया था, और आखिरी बार कितनी बिल्डिंग्स को एकमुश्त डिमोलिश किया गया और इवैक्यूएट किया गया? मैं आपको बता रहा हूँ 70% दिल्ली गैर योजना से बनी हुई है। विजेंद्र गुप्ता जी, आप सर्वे की बताइए, सर्वे कब कराया था? बात को घुमाइए मत। आंचल जी 3 बार आपसे प्रश्न पूछ चुके हैं, आपने कभी सर्वे कराया ही नहीं है। कर्मचारी अधिकारी नहीं हूँ, आप अधिकारी नहीं, आपका भाजपा का शासन है। सर्वे आपको करवाना चाहिए था, आपके मेयर हैं। 70% दिल्ली की जो आज बिल्डिंग गिरी है वो बिल्डिंग किसी भी एमसीडी की वेबसाइट पर खतरनाक बिल्डिंग की लिस्ट में नहीं है। तो लोगों की मौत पर ये राजनीति करना, लोगों की मौत पर राजनीति हमेशा भाजपा करती है। भाजपा तो दंगे करवा कर भी राजनीति करती है, उस विषय को मत ले। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, क्या आपके नॉर्थ के मेयर को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? 7 साल पहले आपसे सत्ता में विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी आपके मेयर से इस्तीफा मांगती है, क्या उसको नैतिक आधार पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए? गरीब लोग मरते हैं, आप दोनों ने अपनी राजनीति करने आए थे, कर ली। आज तक गिरी 9 लोगों की आज जान गई है, और बिल्डिंग गई है जो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पे किस बस्तियों में गिरती है, विजेंद्र जी कुछ क्षण दीजिएगा, विकास हुआ है। राजनीतिक बयानबाजी हो गई, लेकिन हम जो आम जनता है, जो टिकिंग टाइम बॉम्ब्स पर रह रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि उनकी बिल्डिंग कितनी स्ट्रक्चरली अनसेफ है। आपको एक बता दूं, ये 2012 में बाकायदा एमसीडी का 4 दिन का कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में 300 इंजीनियर्स को बुलाया गया सिविक एजेंसीज के, ये सिखाने के लिए कि कैसे पता लगाया जाए कि बिल्डिंग अनसेफ होती है। यानी कि एमसीडी के इंजीनियर्स को इसके लिए भी 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम करना पड़ा, क्योंकि ये जानकारी तक उनको नहीं है कि बिल्डिंग अनसेफ है या सेफ है, उसको कैटेगराइज कैसे किया जाए। उसके बाद सर्वे तक नहीं हुआ है, पिछले इतने साल हो गए हैं। इसकी जिम्मेदारी क्या आपके मेयर्स की है या नहीं है? हाँ या ना में अगर आप जवाब दे सके तो। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, अगर आप सब लोग बोलेंगे मेरे बीच में, मैं क्यों बैठा हूं? आप डिस्कस करिए, इस तरह से डिस्कशन नहीं होता है। आप जिम्मेदारी सवाल कर रहे हैं विजेंद्र जी। सर सवाल बहुत आप 60 साल का सवाल का जवाब नहीं देने देंगे और बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो उससे चर्चा नहीं हो पाएगी। आप सीधा किसी भी प्रश्न का जवाब ही नहीं देते। आज आप थोड़ा लेट से भी जुड़े हैं, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा लेट से भी जुड़े हैं, मेरे पास वक्त बहुत कम है, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। आंचल जी भाजपा का जो है पूरी तरह से नेक्सस बन गया है कॉरपोरेटर्स का और बिल्डर्स का, और पूरी दिल्ली को भाजपा शासित कॉरपोरेशन ने पूरी तरह से रिश्वतखोरी के कारण बर्बाद कर दिया। आलोक जी वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। विजेंद्र जी माफ कीजिएगा, मेरे पास बहुत कम वक्त है। एक लाइन में अगर कुछ कहना चाहें आप कह सकते हैं, क्योंकि आप बहुत लेट से जुड़ पाए हैं। एक लाइन में कुछ कहना चाहें? मैं यही कहूंगा कि दिल्ली का अनधिकृत निर्माण एक कैंसर के कोड़ की तरह है।
इसका हल तभी निकलेगा जब हम सब लोग राजनीति से ऊपर उठकर विजेंद्र गुप्ता जी 8 वर्षों से आप वहां पर शासन में बैठे हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हल तो एक ये भी हो सकता है कि एमसीडी के लोग जो हाथ अपना रिश्वत लेने के लिए पहुंच जाते हैं, जब आप एक भी ईंट रखें, उन तमाम इंजीनियर्स के खिलाफ अगर कल्पेबल होमिसाइड का मामला चलना लगे, मुकदमा चलना लगे, क्योंकि इस तरह लोगों की जान जाती है जो बेकसूर होते हैं, तो शायद अपने आप हल निकलेगा। अपने आप बिल्डिंग जो अनसेफ है वो डिमोलिश भी होंगी और लोगों को बाहर भी निकाला जाएगा। फिलहाल इतना ही। हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए।